नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। और कल हम आपको गुलाम वंश पढ़ाए थे, आज हम आपको खिलजी वंश पढ़ाते हैं। देखिए, इसके पढ़ाने का मकसद मेरा एक ही रहता है कि आप कुछ सीखें। जैसे अगर हम आपको कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम अपना टाइम आपको दे रहे हैं, तो आपको सीखना चाहिए और ध्यान ही देना चाहिए कि इससे कुछ फ़ायदा उठाए। एक वंश हम आपको पढ़ाए थे, उससे भूति वंश या वर्धन वंश। उसमें एक बात हम गलत कह दिए थे, जो माफ़ी चाहते हैं कि शशांक बंगाल का गौड़ शासक था। हम आपको बोल दिए थे कन्नौज का शासक था। तो बस यही एक गलती था, माफ़ी कीजिएगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी कभी कभी गलती हो जाता है। तो इसको सुधार लीजिएगा। जो शशांक था वो बंगाल का गौड़ शासक था। ठीक है, चलिए आइए। और अब हम बात करते हैं। देखिए, अगर कोई भी मिस्टेक को भी हो जाए तो उसको आप कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि हम कहाँ पर कोई गलती कर रहे हैं। ऐसे कभी कभी मिस्टेक हो ही जाता है बोलने के लिए, ईस्वी खास करके कभी कभी मिस्टेक हो जाए तो उसको आप मिला लें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एरर बहुत कम से कम हो। चलिए आ जाइए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खिलजी वंश। और चूँकि रीज़न ये है कि हम ये वीडियो एडिट नहीं करते, जो हम शूट करते हैं वही डाल देते हैं और उतना देखते भी नहीं है। क्योंकि हम आपको इसलिए कि हम जैसे लाइव क्लास में आपको पढ़ाते हैं वैसे यहाँ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर वीडियो आपको दे देते हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। हम अपना टाइम, बहुत टाइम निकाल कर आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि आप सोच लीजिए कि हमको क्या फ़ायदा है पढ़ाने से। फिर भी आपको हम आपके सिखाने के लिए कि आप सीखिए, आप कुछ जानिए, इसलिए हम आपको पढ़ाते हैं। और हम चूँकि स्पेशली तो हम मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग के लिए कभी कभी जीएस भी पढ़ा दिया करते हैं। तो ऐसे आप पढ़िए, फ़ायदा उठाइए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं खिलजी वंश। गुलाम वंश की समाप्ति के बाद, गुलाम वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली के गद्दी पर यानी दिल्ली सल्तनत में एक नए राजवंश का उदय होता है और उसका नाम होता है खिलजी वंश। यानी कि गुलाम वंश की समाप्ति के बाद, याद रखिएगा, गुलाम वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली के गद्दी पर एक नए राजवंश की स्थापना होता है और उसका नाम है खिलजी वंश। कोई दिक्कत? खिलजी वंश में देखिए कि कौन कौन शासक थे। अगर खिलजी वंश के शासक की नाम बोले तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहला, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और खुसरो खान। यानी इतने शासक हुए खिलजी वंश में। लेकिन अगर सबसे इसमें इम्पोर्टेंट की बात करें तो ई और ई, बाकी शासकों से उतना सवाल आपको नहीं आता है। अगर आपको सवाल आएगा तो या तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से आएगा या तो आपको अलाउद्दीन खिलजी से आएगा। तो आइए आज हम बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, खिलजी वंश के बारे में। तो कह रहा है कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमूर्स की हत्या करके दिल्ली के गद्दी पर एक नए राजवंश का स्थापना किया, जिसका नाम खिलजी वंश हुआ। यानी किसकी हत्या करके? शमसुद्दीन कैमूर्स, कैमूर्स खाली लिख देते हैं, कैमूर्स की हत्या करके, शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या करके दिल्ली के गद्दी पर एक नए राजवंश की स्थापना किया और उस वंश का नाम था खिलजी वंश। तो आपसे पूछेगा कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए, अफगानिस्तान में खल्ज नाम का एक स्थान था। वहाँ के जो लोग हुआ करते थे वह अपने नामों में खिलजी लगाया करते थे। यानी अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान पर के जाति के जो लोग थे, अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान पर यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वह अपने जाति में खिलजी लगाया करते थे। यानी अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान पर जो भी लोग पैदा होते थे, खास करके वहाँ के रहने वाले लोग, अपने नाम के पीछे खिलजी लगाया करते थे और इसीलिए इसका नाम खिलजी वंश रखा गया। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कब किया था? 1290 ईस्वी। कह रहा है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सैमुद्दीन कैमूर्स की हत्या करके गद्दी पर बैठा।
जब यह गद्दी पर बैठा तो इसका उम्र 70 वर्ष था। यानी जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठा उस समय उसका उम्र 70 वर्ष के वर्ष का था, 70 वर्ष। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के में सबसे अधिक उम्र में अगर कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठा तो वह था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। यानी कि सबसे अधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाला सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सबसे अधिक उम्र में, सबसे अधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाला सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कोई दिक्कत नहीं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो स्वभाव था वह हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था। यानी हिंदुओं के प्रति इसका दृष्टि कैसा था? उदार दृष्टि। उदार दृष्टि, हिंदुओं के प्रति इसका दृष्टि जो था वह उदार दृष्टि, उदार दृष्टि था। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी एक बेटी का विवाह चंगेज खां के नाती उलूम खां से किया और एक बेटी का विवाह इसका खुद का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि इसका जो अलाउद्दीन खिलजी था इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था। यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी एक बेटी का विवाह चंगेज खां के नाती, चंगेज खां के नाती उलूम खां से किया। चंगेज खां के नाती था जिसका नाम था उलूम खां। कह रहा है और एक बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया। यानी कि चंगेज खां के नाती उलूम खां के साथ किया ताकि भारत में जो दिल्ली सल्तनत के शासक है उनको मंगोलों से रिश्ता अच्छा रहे, इसलिए इसने अपनी एक बेटी का विवाह उलूम खां से किया जो चंगेज खां का नाती था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी काफ़ी गुस्सा स्वभाव का भी था, इसलिए इसने अपने यहाँ का एक ईरानी सूफी संत सीधी मौला को हाथियों से कुचलवा दिया। अगर इसका बात नहीं माना तो इसने एक सूफी संत सीधी मौला को हाथियों से कुचलवा दिया। इसने एक सूफी संत जिसका नाम था सीधी मौला, काफी नाम था सीधी मौला, ईरानी सूफी संत थे, सीधी मौला को हाथियों से कुचलवा दिया। हाथियों से कुचलवा, याद रखिएगा। इसने अपने एक ईरानी संत थे जिनका नाम था सीधी मौला, ईरानी सूफी संत थे जिन्हें यह हाथियों से कुचलवा दिया था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। खिलजी यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलो खेरी बनाया था। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? किलो खेरी बनाया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलो खेरी बनाया था। फिर से आइए, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलो खेरी बनाया। यह अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान पर रहने वाले लोग अपने नाम में खिलजी लगाते हैं। यानी कि यह गद्दी पर जब बैठा तो यह 1290 ईस्वी में बैठा। उस समय इसका उम्र 70 वर्ष था, यानी इसका जन्म 1220 में हुआ था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सबसे अधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। यह उदार दृष्टि भाव रखता था, हिंदुओं के प्रति इसका जो भाव था उदार था। इसने अपनी एक बेटी का विवाह अलाउद्दीन के साथ किया तथा एक बेटी का विवाह चंगेज खां के नाती उलूम खां के साथ कर दिया। इसने एक सूफी संत सीधी मौला को हाथियों से कुचलवा दिया। इसने एक सूफी संत सीधी मौला, क्या नाम था? सीधी मौला को हाथियों से कुचलवा दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था और इसने मंगोलों को पराजित कर दिया। मंगोलों को इसने परास्त किया था। मंगोलों को क्या किया था? पराजित किया। और मंगोलों को पराजित करने में सबसे बड़ा हाथ अलाउद्दीन खिलजी का जाता है। यानी कि इसने मंगोलों को भी हरा दिया था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, कह रहा है कि मंगोलों ने जब इंडिया पर आक्रमण किया तो इसने मंगोलों को पराजित कर दिया। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। लेकिन जब इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो सैनिकों का बागडोर था वह अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में था। वह जगह को जीतने के लिए खास करके वह अलाउद्दीन को भेजता था। तो जब एक बार वह अलाउद्दीन को भेजा तो अलाउद्दीन गया और शायद
वह जीता, शायद कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा। जब वह जीत कर आ रहा था तो जीत के आने के क्रम में उसने क्या किया कि जब वह जीत लिया, जीत कर जब आने लगा तो जीत कर आने के क्रम में उसने क्या किया कि जब बहुत सारे उसको संपत्ति हाथ लगा, लेकिन उस सारा संपत्ति राजा को नहीं बताया, यानी जलालुद्दीन को नहीं बताया, और वह मन बना लिया कि ये जो संपत्ति हम लूटे अपना मेहनत से देना है राजा को। तो उसने कहा किया, उस सोचा कि राजों को काम खत्म कर देते हैं। तो 1296 ईस्वी में इलाहाबाद में इसने एक जगह है कड़ामणिपुर में, इलाहाबाद में 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। 1296 ईस्वी में इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज, इलाहाबाद में 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिया। बात समझ में आया? तो एक बार पूरी बातों को बताते हैं, इसके बाद अब अलाउद्दीन की बात करेंगे, जिसका सबसे महत्वपूर्ण बात। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सैमुद्दीन कैमूर्स की हत्या करके खिलजी वंश का नींव डाला। कोई दिक्कत? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सैमुद्दीन कैमूर्स की हत्या करके खिलजी वंश का नींव डाला, और खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी? कीलोखेरी। खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी? कीलोखेरी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सबसे अधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाला सुल्तान था। यह 70 वर्ष के उम्र में बैठा, और दिल्ली सल्तनत पे इतना वर्ष के उम्र में कोई भी सुल्तान आज तक गद्दी पर नहीं बैठा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो दृष्टि था वह उदार दृष्टि था, हिंदुओं के प्रति, सब व्यक्तियों के प्रति। ऐसा लगता था कि सभी व्यक्तियों को हम कैसे खुश रखें। इसने अपनी एक बेटी का विवाह चंगेज खां के नाती उलूग खां से किया, मंगोलों से बचने के, और इसने मंगोलों के आक्रमण को भी विफल बनाया और मंगोलों को हराया। कहा रहा है कि इस अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान पर रहने वाले जो व्यक्ति होते थे वह अपने नाम में खिलजी लगाते थे। कहा रहा है कि इसने सीदी मौला, याद रखिएगा, सीदी मौला को ईरान के सूफी संत सीदी मौला को हाथियों से कुचलवा दिया। कहा रहा है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसी का दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में इलाहाबाद में कर दी। यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसी का दामाद अलाउद्दीन, भतीजा भी था, दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया 1296 ईस्वी। तो आप बात समझ गए होंगे। तो अब आइए हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे, और अलाउद्दीन खिलजी की जानकारियाँ हम लोगों को, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 1296 ईस्वी में गद्दी संभाला। अलाउद्दीन खिलजी ने ख्वाजा ए मुल्क फुतून नामक पुस्तक, जिसको अमीर खुसरो ने लिखा है, उस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी की सारी जानकारियाँ उपलब्ध है। यानी कि यह किसकी पुस्तक है? अमीर खुसरो। याद रखिएगा, किसकी पुस्तक है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की यह पुस्तक है, और इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी की सारी जानकारियाँ उपस्थित है। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी सीरी थी। अलाउद्दीन खिलजी की जो राजधानी थी वह दिल्ली के समीप सीरी थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी की जो राजधानी थी वह दिल्ली के समीप सीरी था। सीरी नामक स्थान पे अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता था, यह बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया था, और लोगों को बाजार में अगर कोई सामान लेना है तो किस रूप में देना है, कितना लेना होगा, कितना से ज़्यादा मूल्य नहीं रख सकते, यह सारी देख रेख अलाउद्दीन करता था। यानी बाजार की व्यवस्था जो इसकी थी बड़ा ही अच्छा था, और इसका प्रमुख व्यवस्था था बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली था इसने शुरू किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली का मतलब कि बाजार में कौन व्यक्ति किस रेट से कौन सा सामान बेचेगा, कौन कितना देगा। अगर कोई कम दे देता था तो ऐसा नियम था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इतना कड़ा प्रतिबंध लगाया था कि जितना कम देगा उतना उसको मांस काटा जाएगा। यानी ऐसा प्रतिबंध कि जो जितना कम, मान लिया जाए कि आपको 1 किलो चावल चाहिए, आप 1 किलो चावल लेने गए, दे दिया आपको 1 किलो नहीं दिया, 750 ग्राम दे दिया, तो पाव भर वो आदमी के मांस काटल जाता है। इतना खतरनाक मतलब वहाँ पर पनिशमेंट था।
तो याद रखिएगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी बाजार नियंत्रण। अगर अलाउद्दीन और ये सब जो बाजारों की जो देख रेख मुहतसिब किया करता था, यानी बाजार नियंत्रण का जो देख रेख करने की जिम्मेवारी थी, उसे कहा जाता मुहतसिब कहा जाता। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि से नवाजा था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी खुद को क्या कहता था? सिकंदर ए सानी। सिकंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिकंदर ए सानी या सिकंदर टू या सिकंदर टू, सिकंदर टू, खुद को सिकंदर टू या सिकंदर ए सानी की उपाधि से अलाउद्दीन खिलजी खुद को नवाजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दैविक अधिकार के सिद्धांत को चलाया था। अगर आपसे कोई पूछेगा कि दैविक अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दैविक अधिकार का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व का जो टैक्स लेता था, यानी जो जमीन का जो टैक्स होता था, वह 1/2 यानी 50% लिया करता था। यानी कि भू राजस्व का जो टैक्स था, इसका भू राजस्व का जो टैक्स था, भू राजस्व का जो टैक्स था यह 1/2 भाग था, यानी 50%। आप जितना भी आपका उपज होगा, जैसे मान लिया आपको 10 टन उपज हुआ तो आपको 5 टन राजा को देना होता था। यानी भू राजस्व का जो इसका दर था वह 50% था, 1/2। लेकिन अगर किसी पर हमला करके, अगर किसी जगह से लूट कर जीता जाता जो संपत्ति था, उसका 3/4 भाग राजा लेता। यानी लूटी हुई संपत्ति का 3/4 भाग, 3/4 भाग 75%। लूटी हुई संपत्ति का 75% राजा रखता। याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था। देखिए, गुलाम वंश के जो शासक हुए केवल एक निश्चित सीमा पर राज किए, लेकिन खिलजी वंश ऐसा शासक हुआ जिसमें खास करके अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपनी सीमा दक्षिण भारत तक बढ़ाया और इसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसे भेजा? मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर कौन था भाई? तो मलिक काफूर एक हिजड़ा था, यानी एक हिजड़ा था और इसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी कहता था। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदने के कारण इसका नाम था 1000 दिनारी। बड़ी बहुत हर मामले में अलाउद्दीन का साथी था। चाहे दक्षिण भारत को जीतने की बात हो, तो बहुत ऐसे भी जगह है जहाँ पर अलाउद्दीन का काफ़ी साथ दिया है मलिक काफूर ने। मलिक काफूर जो था उसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम किया और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनारी कहता था, क्योंकि इसे 1000 दिनार में बाजार में से खरीदा था। यह हिजड़ा था, सेक्स यानी कि यह क्या था? बाई हिजड़ा था, समझ लीजिए। कह रहा है कि 1000 दिनारी से कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में कुछ इमारतों का भी निर्माण करवाया, जिसमें इसने 1000 खंभा महल, अलाई दरवाजा, जहमत खाना का मस्जिद, ये सारा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया? सबसे पहले बनवाया अलाई दरवाजा। याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि अलाई दरवाजा किसने बनाया, तो आप बोलिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा 1000 खंभा महल, 1000 खंभा महल, 1000 खंभा महल किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। तीसरा सीरी का किला, सीरी का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। और चौथा जमैत खाना मस्जिद, जमैत खाना मस्जिद, इसका भी निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या बनवाया? सुनिए ध्यान से। अलाई दरवाजा, 1000 खंभा महल, सीरी का किला और जमैत खाना मस्जिद। क्या क्या? अलाई दरवाजा, 1000 खंभा महल, सीरी का किला, जमैत खाना मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किया, तो इसने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में किया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किसके महल में हुआ था? बलबन के लाल महल में हुआ था। याद रखिएगा, बलबन द्वारा बनवाया गया जो लाल आलीशान महल था, बलबन का जो आलीशान महल था, लाल महल, उसी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली एवं गुरसात था।
अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का क्या नाम था? अली एवं गुरसाफ था। यही लिख देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली और गुरसाफ। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली एवं गुरसाफ। इसका राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ। इसकी सारी जानकारी खज़ाइनुल फुतूह नामक पुस्तक से मिलता है, जिसके लेखक अमीर खुसरो थे। इसके दरबार में दो कवि लेखक रहा करते थे, एक अमीर खुसरो, एक हसन देहलवी। ये दोनों इसी के दरबार में रहता था। यानी इसके दरबार में रहने वाले दो राइटर कौन कौन थे? एक थे अमीर खुसरो था और दूसरा हसन देहलवी। ये दोनों रहता था, अमीर खुसरो था और एक था हसन देहलवी। हसन देहलवी और अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? खज़ाइनुल फुतूह। या किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा। इसने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? 1296 में यह गद्दी पर बैठा और बलबन के राजमहल में करवाया। इसका प्रमुख विशेषता था बाजार की व्यवस्था। इसने बाजार की देखरेख के लिए एक मुहतसिब को नियुक्त किया था। अगर कोई व्यक्ति कम वजन देता था तो उसको मांस को काटने का अधिकार था। मलिक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा, जिसे इसने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा करता था। दैविक अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। यह भू राजस्व का 1/2 भाग लिया करता था और लूटी हुई संपत्ति का 3/4 भाग यह लेता था। इसके दरबार में दो लेखक रहते थे, अमीर खुसरो और हसन देहलवी। इसका बचपन का नाम अली एवं गुरसाफ था। इसने सीरी का किला बनवाया था और 1000 खंबा महल बनवाया था, अलाई दरवाजा बनाया था, जमैत खाना का मस्जिद बनवाया था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? सीरी बनवाया था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? सीरी बनवाया था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? सीरी। इसके शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण किया। यानी मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में भी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। इसने अपने विरोधियों को दबाने के लिए बलबन वाला जश्न रक्त एवं तलवार नीति का भी पालन किया। रक्त एवं तलवार नीति का पालन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। रक्त एवं तलवार नीति का पालन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विरोधियों को दबाने के लिए रक्त एवं तलवार नीति का पालन किया। यह पहला शासक हुआ जो अपने यहाँ काम करने वाले सैनिकों को नगद वेतन देता था। नगद वेतन देना और अस्थायी सेना रखने का न्यू शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यानी नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और यह इसके पास जो सेना थी अस्थायी थी। अस्थायी इसलिए था क्योंकि नगद वेतन देता था। बहुत सारे राजाओं का क्या कथन था कि आप हमारे सेना में काम कीजिए, जब हम कोई प्रदेश जीतेंगे तो उससे जो संपत्ति लूटेंगे वो आपको देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ क्या था? यह अपने सैनिकों को नगद वेतन महीने के महीने देता था, नगद वेतन देता था और अस्थायी सेना रखा था। यानी नगद वेतन देना और अस्थायी सेना रखने का शुरुआत किसने किया? यही किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रथा की शुरुआत किया, घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे मलिक याकूब। इसने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया। इसने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया। इसने मलिक याकूब को क्या नियुक्त किया? दीवान ए रियासत नियुक्त किया। इसने मलिक याकूब को क्या नियुक्त किया? दीवान ए रियासत नियुक्त किया। इसने मलिक याकूब को क्या नियुक्त किया? दीवान ए रियासत नियुक्त किया। बात समझ गए? इसकी मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को जलदूर रोग से हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गया? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गया। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी मर गया 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। कौन रोग से? जलदूर रोग से। याद रखिएगा, जलदूर। ठीक है ना जी?
जल्दोर रोग से हो गया। दिख रहा है, कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को जल्दोर रोग से हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक याद हुआ? तो अलाउद्दीन के बारे में देखिए कितनी बातें, सारे बातें इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा इतना। हम आपको फिर से एक बार याद करवाते हैं, सुनिए। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके 1296 ईस्वी में खिलजी वंश का राजा बना। अलाउद्दीन खिलजी अपनी राजधानी सीरी बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन और अस्थायी सेना रखने का भी प्रारंभ किया था। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजारों को नियंत्रण में रखने के लिए इसने मुहतसिब को नियुक्त किया था ताकि कोई भी बाजार में कोई घपलाबाजी ना करे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी या सिकंदर II की उपाधि से खुद को नवाजा था। अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी ख्वाजा ए नुल फुतून नामक पुस्तक से मिलती है और यह पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया था। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली एवं गुरसास था। इसने दैविक अधिकार के सिद्धांत को चलाया था। कह रहा है कि इसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर वही था जिसे इसने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहता था। वो राजस्व का जो रेट था 1/2 था, 50% था। जितना उत्पादन उसका होगा उसका आधा राजा को देना है। लूटी हुई संपत्ति का 75% राजा को देना है। और रथ एवं तलवार नीति का पालन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। घोड़ा दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन ने किया। इसने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया। इसके द्वारा बनवाए गए अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल, सीरी का किला और जमैत खाना मस्जिद, ये सारे चीज़ों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। फिर से अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल, सीरी का किला, जमैत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इसकी राजधानी सीरी थी। 5 जनवरी 1316 ईस्वी को जल्दोर नामक रोग से इसकी मृत्यु हो गया। जब इसकी मृत्यु हो गया तो इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र सिहाबुद्दीन गद्दी पर बैठा। इसके मृत्यु के बाद इसका पुत्र सिहाबुद्दीन गद्दी पर बैठा। कह रहा है कि इसकी जब मृत्यु हो गया, इसका उत्तराधिकारी सिहाबुद्दीन हुआ। अलाउद्दीन, अभी तक आप पढ़े थे अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गया। ठीक, कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को जल्दोर नामक रोग से हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद उसका पुत्र 5 वर्षीय पुत्र, मात्र 5 साल का था, आप समझिए 5 वर्षीय पुत्र को राजा बनाना कोई दुख है। फिर भी इसका जो देख रेख करने के जो मलिक काफूर था उसने सिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। क्यों बैठाया? इसलिए बैठाया कि उसको लगता था कि 5-6 साल का पुत्र ही कहाँ गद्दी संभालेगा, लेकिन फिर भी इसको बैठा देते हैं ताकि राज दरबार में रहने वाले लोगों को ये ना लगे कि मलिक काफूर राजा बन गया। लेकिन जब 5 वर्षीय पुत्र सिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाया तो उसका मकसद यही था कि सिहाबुद्दीन को कुछ दिन रखेंगे, उसके बाद इसको हत्या करके मलिक काफूर राजा बन जाएगा। यानी मलिक काफूर बहुत चालाक था। उसने क्या किया कि सिहाबुद्दीन के 5 वर्ष का सिहाबुद्दीन को गद्दी संभाला। यानी 1316 ईस्वी में सिहाबुद्दीन को जरूर गद्दी पर बैठाया, लेकिन राज्य की सारी जिम्मेवारी किसके हाथों में था? मलिक काफूर के हाथों में था। राज्य की सारी जिम्मेवारी किसके हाथों में था? मलिक काफूर के हाथों में। कह रहा है कि 1316 ईस्वी में सिहाबुद्दीन की हत्या हुआ। सिहाबुद्दीन गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद। जब अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद सिहाबुद्दीन गद्दी पर बैठा तो नाम के राजा सिहाबुद्दीन, मेन राजा मलिक काफूर था। गद्दी पर बैठने के 35वें दिन अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर को मार डाला। याद रखिएगा। कह रहा है उसको पता था कि ये हमारे भाई, छोटका भाई को गद्दी पर नाम के लिए बैठाया है, इसको बैठाने से क्या फायदा। तो इसने क्या किया कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर को सिहाबुद्दीन के गद्दी पर बैठने के 35वें दिन बाद, क्योंकि उसको पता था कि नाम के राजा मेन कौन है? मलिक काफूर, इसलिए मलिक काफूर को मारो। और इसने मलिक काफूर की हत्या करवा दिया। 35वें दिन इसने मलिक काफूर की हत्या करवा दिया और गद्दी पर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठ गया। यह पहला ऐसा शासक था जिसने खुद को खलीफा पद की, यह पहला ऐसा शासक था जो पूरे दुनिया का खलीफा खुद ही को कहता था। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी,
यह एक समझ लीजिए कि यह एक पागल सनकार टाइप का शासक था। या इसे नग्न स्त्री, माने जो नंगे बिना कपड़े के हो, नग्न पुरुषों का संगत बड़ा पसंद था। यह कभी कभी राज दरबार में नग्न होकर भी दौड़ा करता था। यानी नग्न स्त्रियों का संगत बड़ा पसंद था। किसको? नग्न स्त्रियों का संगत, और नग्न होकर राज दरबार में दौड़ने का काम कौन करता था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी करता था। बताइए, ऐसा पागल शासक था कि यह नग्न होकर राज दरबार में दौड़ा करता था। यह दुनिया का पूरा खलीफा खुद ही को करता था। और यह 1316 से 1320 तक शासन किया। 1316 से 1320 तक शासन किया। लेकिन ऐसा राजा तो नग्न होकर राज दरबार में दौड़े, अपने अगल बगल रहने वाले जो महिलाएं पुरुष रहते थे उनको भी यह नग्न रहने के लिए कहता था। यानी एकदम पागल टाइप का शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और यह इसकी हत्या खुसरो खां ने कर दिया 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में खुसरो खां ने इसको मार डाला। 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या खुसरो खां ने कर दी। कोई दिक्कत? और 1320 ईस्वी में खुसरो खां की जब हत्या कर दिया तो खुसरो खां यानी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का ही एक सेनापति गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को मार डाला और दिल्ली के गद्दी पर एक नए राजवंश की स्थापना किया। उसका नाम हुआ तुगलक वंश। कहा रहा है कि 1320 ईस्वी में ही गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां की हत्या कर दी और दिल्ली के गद्दी पर एक नए राजवंश का उदय हुआ और इस वंश का नाम हुआ तुगलक वंश। और तुगलक वंश अब आपके इसके बाद हम पढ़ेंगे। खुसरो खां की हत्या किसने कर दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने कर दिया। और गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना किया जिसका नाम हुआ तुगलक वंश। यानी कि तुगलक वंश अब आ गया और गयासुद्दीन तुगलक राजा बना। और अब जो नया गद्दी पर जो नया राजवंश आया उसका नाम हुआ तुगलक वंश। मुख्य रूप से आपको अलाउद्दीन खिलजी अच्छे से रखिएगा याद, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अच्छे से याद रखिएगा। तो इतना बातों को आप समझ लीजिए कि कब से कब तक चला खिलजी वंश। 1290 से शुरू हुआ, 1320 मात्र 30 साल रहा। 30 साल में इस वंश की समाप्ति हो गया। अगर आप ऐसे कहें तो इस वंश का अंतिम राजा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। खुसरो खां भी था लेकिन इस वंश का नहीं था। लेकिन मान लीजिए खुसरो खां अंतिम हुआ, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अंतिम राजा हुआ। इसकी हत्या खुसरो खां कर दिया और खुसरो खां की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, फायदा हो रहा है कि नहीं। चलिए फायदा उठाइए, सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों को धन्यवाद।